Assalamualaikum. Thank you so much for choosing my video. Please like, share and subscribe English Seekers 9. In this video we are going to discuss about poetry and poetic terms या poetic devices. So what is poetry? जैसे कि नॉवल है, एक ड्रामा होता है, इसी तरह पोट्री भी लिटरेरी एक्सप्रेशन की एक फॉर्म है और ये लैंग्वेज को यूज़ करते हुए क्रिएटिव और रिदमिक वे क्रिएट करती है जिससे इमोशंस इवोक होते हैं, एक खूबसूरत इमेज बनती है और ये आइडियाज़ कन्वे करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जगह से गुज़र रहे हैं, सो हमने बहुत सारी चीज़ों को, माइनर चीज़ों को इग्नोर कर दिया, लेकिन पोइट्री में पोइट्स जो होते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों को इतना खूबसूरत बयान करते हैं, इतनी विविड इमेज क्रिएट करते हैं, उससे हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं और हमें मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलते हैं जो हम मिस कर देते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, सिम्बोलाइज़ करते हैं। इस तरह की डिवाइसेस यूज़ करने से पोइट्री को इंगेजिंग बनाते हैं। सो पोइट्री यूजेस वेरियस पोएटिक टेक्निक्स जैसे कि राइम हो गया, मीटर, एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन टू क्रिएट आवर डिस्टिंक्शन एंड म्यूज़िकल क्वालिटी। अभी हम इनको बारी बारी देखेंगे। सो पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं? इनको लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेरी टेक्निक्स भी कहा जाता है और ये रेफ़र करती हैं कि एक टेक्निक को या टूल को जो पोएट्स यूज़ करते हैं टू इन्हेंस द ब्यूटी, मीनिंग को खूबसूरत बनाने के लिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अपनी पोइट्री में। और पोएटिक डिवाइसेस जो होती हैं ये बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पाई जाती हैं, ये सिर्फ पोइट्री में नहीं होती। मैंने नावल, जो लिटरेरी टर्म्स इन नावल है और जो डिवाइसेस इन ड्रामाज़ है, उसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो वो भी आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा करेंगी। सो इट हेल्प पोइट टू मेक पोइट्री मोर इंगेजिंग, मेमोरेबल एंड इमोशनली इम्पैक्टफुल। फर्स्ट इज़ मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन होता है टू अनरिलेटेड थिंग्स का, यानी उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता और उनको आप कंपेयर कर दें विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। मोस्टली हम कहते हैं ना यार ये उस जैसा लग रहा है, तो मेटाफर में उस जैसा यानी लाइक और एज वर्ड यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ लायन, वो एक शेर है, मतलब उसकी बहादुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं कह रहे ही इज़ अ लाइक अ लायन। सो ही इज़ अ लायन, वो एक शेर है, विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। सिमिली भी कंपैरिजन होता है टू अनरिलेटेड थिंग्स का, लेकिन यहाँ पर लाइक और एज वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ही इज़ लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह है। हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, उसकी स्माइल जो है वो इतनी ही रोशन और ख़ूबसूरत थी जैसे सन होता है। सो सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या है? लाइक एंड एज का। पर्सोनिफिकेशन, ये बहुत खूबसूरत टर्म है। ये क्या करती है? बेजान चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, नॉन ह्यूमन एंटाइटीज़ को ज़िंदा करके पेश करती है। जैसे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़, जो हवा थी वो दरख्तों के दरमियान सरगोशी करते हुए गुजर गई। कितना खूबसूरत जुमला है। सो क्या करती है कि जैसे एक बस तेज़ी से गुज़र गई, अब वो कोई लड़की या कोई जानदार नहीं थी, लेकिन उस बस को ऐसे पेश किया गया जैसे कोई एंटाइटी थी, ह्यूमन एंटाइटी थी, जानदार थी और वो हमारे पास से गुज़र गई। सो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी क्या होता है? ये एक विविड और सेंसरी लैंग्वेज होती है जो क्या करती है? रीडर के सेंसेस को क्रिएट करती है। मतलब मैंने आपसे कोई बात की, कोई जुमले बोले, कुछ वर्ड्स, कोई फ्रेज़ बोली और आपने उसको एज्यूम किया, उसको इमेजिन किया, तो आपके माइंड में उसकी एक पिक्चर बन गई। सो दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी या इमेजिनेशंस। सो इट इंक्लूड विजुअल, यानी आपको दिखाई दे सकता है, ऑडिटरी यानी आप सोच सकते हैं, आपकी उस टोन को रियलाइज़, इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे उसने बोला होगा। एंड टैक्टाइल इमेजरी, फॉर एग्जांपल स्मोक मिस्टीरियसली पफ्ड आउट फ्रॉम द क्लाउन्स एयर, यानी उनके कानों से जो धुआं था वो मिस्टीरियसली निकला। सो आपने एक इमेजिन किया कि किसी ने उसको स्पाइसी खा लिया, उसके कान से धुआं। मोस्टली हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हम एक फ्रेज़ बोलते हैं कि इतनी मिर्चें थी कि मेरे कानों से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। सो धुआं एक्चुअल नहीं निकलता, बट आपकी इमेजिनेशन होती हैं और वो लैंग्वेज इमेजिन करने पर आपको मजबूर करती है क्रिएट करने, पिक्चर क्रिएट करने की। एलिट्रेशन रिपीटिशन होती है किसकी? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की। मींस एक लाइन है, उसमें कुछ वर्ड्स प्लेस हैं और उनकी जो इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट है और वो रिपीट हो रही है, और ये यूजुअली ऑन द सेम और एडजेसेंट लाइन, यानी मैंने जैसे पहले बताया कि वो एक ही लाइन पर होंगे या सेम सीक्वेंस में होंगे। फॉर एग्जांपल पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, यानी पीटर ने कुछ उठाया एक पैकेट, किसका? अचार का, मिर्चों का। तो ये सब इनकी इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड थी और रिपीट हो रही थी, इसको एलिट्रेशन कहते हैं।
जैसे लास्ट हमने पढ़ा एलिट्रेशन, वो कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन थी. सो एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स. फॉर एग्जांपल द रेन इन स्पेन मेनली फॉल्स ऑन द प्लेन. सो इसमें जो रेन, स्पेन, प्लेन है ये रिपीट हो रहे हैं. सो इसको एसोनेंस कहेंगे. कॉन्सोनेंस ये भी उन्हीं से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन होती है बट विद इन और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स. पहले वो स्टार्टिंग एलिट्रेशन में स्टार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते थे, कॉन्सोनेंट्स में एंड पर होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल. सो इसमें वेल्स, एंड्स और ये सब कुछ जो है वो कॉन्सोनेंट्स है. राइम ये पोइट्री की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मोस्टली पोइट्री की जान समझी जाती है. सो राइम इज़ द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स टिपिकली एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोइट्री. आप पोइट्री कर रहे हैं तो राइम क्या होगा कि हर लाइन के एंड वाला वर्ड जो है ना वो रिपीट हो रहा होगा, वो सिमिलर साउंड्स दे रहा होगा. सो उनकी वर्ड्स की जो बिगिनिंग होती है वो बेशक डिफरेंट हो, कोई मर्जी हो, लेकिन उनकी एंडिंग सेम होनी चाहिए. उनकी एंडिंग के साउंड जो है वो सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो स्टार और आर जो यहाँ पे है ना ये राइम है, इनके साउंड सेम है. स्टार्टिंग वट एवर इज़ बट द लास्ट साउंड इज सेम. इंजेममेंट ये क्या होता है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ अ फ्रेज और सेंटेंस. मतलब आप एक पोट्री लिख रहे हैं, आप एक फर्स्ट लाइन में आपने एक बात स्टार्ट की है, सो उस लाइन पर एंडिंग नहीं होगी बल्कि वो कंटिन्यू रहेगी बात दूसरी लाइन पर भी. सो फ्रेज और सेंटेंस जो होता है फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएट्री टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज, उसमें पॉज भी नहीं होता, बात जारी रहती है लेकिन लाइन दूसरी शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल ही पिटिड मी एंड वेरी स्वीट इट इज़ टू नो डैट ही इज़ स्टिल वार्म सो आई एम कोल्ड. सो इसमें एक ही बात हुई है लेकिन लाइन्स चेंज हो गई हैं. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्टार्टिंग कैसे है, आपकी एंडिंग साउंड कैसी है, वोवल और रिपीटिशन राइम, इसके कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी बात कंटिन्यू रहती है दूसरे. तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ लाइन आए जहाँ पर बात कंटिन्यू रही है, वो किस डिवाइस को शो करी होगी, इंजीमेंटमेंट को. सिंबलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं. और ये ड्रामा हो, नॉवल हो, पोइट्री हो, कोई भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर हो, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कहते हैं ना टर्म है. क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं और आपको बहुत ही डिटेल में इसको स्टडी करना पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत टर्म है. सो सिंबलिज्म इज़ द यूज़ ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट आइडियाज़. यानी आप इमोशंस को, क्वालिटीज़ को, मतलब उसके लिटरल मीनिंग के बयान जाकर उसको जो देखते हैं ना वो सिंबल कि ये क्या शो कर रही है. सो फॉर एग्जांपल डव रिप्रेजेंट काम, पीस एंड लव. सो जो फाख्ता होती है वो किसको शो करती है, हालांकि वो एक परिंदा है, उसकी बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन, उसकी वो सब चीज़ है, ठीक है, उसके पर होते हैं, वो अपनी आवाज़ में बोलती है, वो जो भी है वो टाइवर सुइज, बट उसका सिंबल उसको एक पीस, एक एज अ लव शो किया जाता है. सो ये 10 टर्म्स थी. इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट 10 टर्म्स पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.